हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी का पार्ट सेकंड। इसके पहले पार्ट में हम लोग ने कुछ चीजों को पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने जाना कि फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके के फोर्सेस होते हैं, उनका जो अब हमारे जैसे कि मान लीजिए किसी बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, यानी कि लॉज ऑफ मोशन हम लोग ने पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें मोमेंटम को भी डिफाइन किया था। ये सारी चीजों को हम लोग ने पढ़ा। और फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम जो कंजर्वेशन लॉ है हमारा, उसको भी पढ़ा था। और एक सिचुएशन देखी थी कि अगर रॉकेट प्रोपल्सन है तो उसके क्या फॉर्मूले वगैरह होंगे, या फिर अगर मान लीजिए कि एक लिफ्ट है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके वेट में क्या इफेक्ट आता है। जो जैसे कि हम एक कंसिडर करें लिफ्ट में इंसान को, तो वो अपने वेट को कैसे चेंज होता हुआ पाता है। इस सभी चीजों को हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम, कंस्ट्रेंट मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ करंट फोर्सेस, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ओवर अ रफ सरफेस। इन सभी चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पे। और देखिए, जो भी हम अभी चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ इमेजेस का यूज किया है, तो उन इमेजेस के लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर ऑफ educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owner of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो जैसे कि अभी हम लोग ने कहा कि शुरुआत हमें आज के लेक्चर को किससे करना है, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो देखिए, ये कोई फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास कि उस पे हमें कुछ स्टडी करनी है उसको मूव कराकर। फ्री बॉडी डायग्राम हमें हेल्प करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी रहती है उसकी हेल्प से। अब क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि एक मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो वो कई बॉडीज से मिलकर बना होता है। तो उनमें क्या हम लोग करते हैं कि एक बॉडी के मोशन को हम लोग देखते हैं, और उस बॉडी में बाकी बॉडीज की वजह से जो फोर्स लग रहे होते हैं उन सभी को एक साथ लिखते हैं, उनको उनके कंपोनेंट्स पर ब्रेक करते हैं, और बाकी चीजें जब हो जाती हैं तो फिर उस फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से ही हम लोग जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है उसको एम ए के बराबर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर ये एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक एम जी इस पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। और इस एम जी के दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा। और इस एम जी कॉस थीटा के अपोजिट डायरेक्शन पर यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। इसी तरीके से, क्योंकि ये सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, और इसी तरीके से ये जो एम जी साइन फाई है, इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे स्मूथ सरफेस हमने मानी है, तो यहाँ पर क्या है, कोई फ्रिक्शन नहीं। इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर नीचे एमजी एक्ट हो रहा है, उसका इधर कॉस थीटा कंपोनेंट है और इधर कॉस फाई बोल लीजिए, एंगल मतलब है वहां पर, तो कॉस फाई कंपोनेंट है और इधर साइन फाई कंपोनेंट है, और ये नॉर्मल है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। और इसी से ही फिर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं कि अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन पर किधर लग रहा है, कौन इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि इसको जो आगे बढ़ा रहा होगा वो एम जी साइन फाई है, और इस नॉर्मल के बराबर वो है हमारा एम जी कॉस फाई। नॉर्मल को इस तरीके से ये बैलेंस आउट कर रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन पर कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन पर इधर तो है बट ऐसे नहीं। फिर आता है हमारा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा ही जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस सरफेस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ये नॉर्मल। ये सरफेस अगर कुछ ऐसी होती, मतलब मान लीजिए कि ये सरफेस कुछ ऐसी अगर होती और ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा होता, तो अब नॉर्मल फिर इस डायरेक्शन पर नहीं होता, नहीं, ये गलत है। जो नॉर्मल हमारा होता वो इस सरफेस के, जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होता। तो नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस
पर डिपेंड करती है, जो भी सरफेस जहां पर भी कांटेक्ट होता है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होती है। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है इस पे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों को ही एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। तो यहां पर इस जगह पर मान लीजिए कि क्या किया गया कि किसी किसी तरीके से इसको इधर खींचा गया। तो अभी जो इसको इधर खींचा गया हम उसको ना ध्यान दें, बस इतना माने कि इसको इधर खींचा गया है। तो होगा क्या कि यहां पर स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा, जो कि देखिए जैसे कि इस बी को ये हमने किसी फोर्स से खींचा है, तो यहां पर एक टेंशन एक्ट होगा इस डायरेक्शन पर, और उतना ही टेंशन एक्ट होगा इस डायरेक्शन पर। ओके, यानी कि अब जब हम लोग देखेंगे तो इस किसी भी पॉइंट पर दो एक्ट हो रहे होंगे टेंशन, एक तो इधर और दूसरा इस डायरेक्शन पर। अब इसका मीनिंग क्या है? जो इस डायरेक्शन पर ऐसे आ रहा है वो इस वाले ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अब अगर क्योंकि ये इस तरफ होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पर भी एक होगा। यानी कि जो टेंशन होता है स्ट्रिंग पे वो हमेशा पेयर में एक्ट करता है। जब हम इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे या इस तरीके से बनाएंगे, तो हमने फोर्स इस पे इस तरफ अप्लाई किया है और इस बॉडी में टेंशन जो एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन पर होगा ड्यू टू दिस स्ट्रिंग। यानी कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट इधर है, इस पे मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है और टेंशन इस तरफ लग रही है। ठीक है, ये दो चीजें इस तरीके से हो जाएंगी, और उतना ही टेंशन जो भी यहाँ पर क्रिएट होगा उतना ही टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन पर खींचने के लिए। ओके, तो टेंशन का कॉन्सेप्ट ये होता है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यानी कि डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा हूँ कि कैसे क्यों आया। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो कैसा है, एक क्रैश कोर्स की तरह है कि कम समय पर ज्यादा चीजें बतानी है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें बता रहा हूं। अब आता है यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमारे इस तरीके से टू ब्लॉक सिस्टम है, एक का मास m है, दूसरे का m2 है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम लोग लेकर चल रहे हैं, और उसमें फिर किस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है फोर्स को अप्लाई करने के बाद वो होता है एक्सेलरेशन को फाइंड करना। क्योंकि एक्सेलरेशन अगर एक बार फाइंड हो गया तो वहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी को, वहां से फाइंड किया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट वगैरह को, सारी चीजें वहां से हम पता कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि दो ब्लॉक सिस्टम है, और अब जो जितने भी अभी हम थोड़ा सा चीजें पढ़ेंगे वो कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर आती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनके अंदर किसी तरीके के। तो ये दो ब्लॉक सिस्टम, इस पे मास m1, ये m2, मान लीजिए कि इस पे एक फोर्स लगाया गया, F फोर्स लगाया गया, तो दोनों ही ब्लॉक में एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। वो एक्सेलरेशन कितना होगा वो इस तरीके से कुछ निकालेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पर जो पूरा ये ब्लॉक है M1 और M2 को मिलाकर हम इसको एक मान सकते हैं, क्योंकि दोनों कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं कि ये दो बॉडी कैसी आपस में कनेक्टेड चल रही हैं। जो भी फोर्स हम देंगे उसकी वजह से दोनों में सेम एक्सेलरेशन आएगा। तो इसी का ही हम लोग ने इस्तेमाल किया कि जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा a इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि ये टोटल मास हो गया। ये टोटल मास इधर मल्टीप्लाई पे जाएगा ना, तो वहीं से ये निकल कर आया है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और m की जगह पर आ गया है टोटल मास। ठीक है, F इज इक्वल टू ma, तो a निकाल लिया f बाई m1 प्लस m2। अब उसके बाद यहां से हम इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में देखें कि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया होगा कुछ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे एकदम ऐसे किसी ग्लू से नहीं चिपके हुए हैं कि वो चले जा रहे हैं, या एक सिंगल बॉडी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है, उसके पीछे ए रखा हुआ है, और हमने ए पे धक्का लगाया, बी भी मूव कर रहा है, बट हाँ उनमें कंस्ट्रेंट ये है कि वो आपस में चिपक कर चल रहे हैं। बट इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट होगा तभी ये पॉसिबल है। तो वो फोर्स कितना होगा, और ये जो फोर्स होगा ना ये बिल्कुल टेंशन की तरह होगा कि जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी में फोर्स लगा रही है और दूसरी बॉडी पहले वाली पर लगा रही है। तो यहां पर जो फोर्स निकालेंगे हम लोग उनकी वैल्यू सेम ही निकल कर आएगी, और वो हो जाएगी
F इज इक्वल टू m2a, यानी कि F इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया। अब आता है दूसरे तरीके का कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि m1 m2 है, कुछ इस तरीके के हैं, और फोर्स हमने इस तरफ से लगाया, इस डायरेक्शन से। ठीक है, इस पे देखिए क्या किया था हमने, फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया था, m1 पर लगाया था। अब यहां पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं m2 पर, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो उतना ही निकल कर आएगा जैसे कि यहां पर निकाला था, a इज इक्वल टू कैपिटल F बाई m1 प्लस m2। बट यहां पर जो एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन निकल कर आ गया, उसके बाद इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी कि F की जो वैल्यू होगी स्मॉल f वाली, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, वो स्मॉल f होगा m1a के बराबर, जो कि यहां पर m1 इंटू ये a की वैल्यू है, इसको रख दिया गया, तो m1 इंटू कैपिटल F बाई m1 प्लस m2 निकल कर आ जाएगा। देखिए यहां पर हमने इधर इसको इधर से अप्लाई किया था और इसको इधर से अप्लाई किया है। फोर्स किस पे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इनके बीच में स्मॉल f की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये फोर्स वो वाला है जो एक ब्लॉक दूसरे में लगा रहा है आपस में। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, आइए एक और सिस्टम को देखते हैं। फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ फिक्स्ड परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, और इस पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ब्लॉक आर सोन एज सोन इन द फिगर, ये हम लोग का बना हुआ है, और यहाँ पर जो ए होता है वो जी साइन थीटा होता है। तो देखिए कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन आए जहां पर कि एक इसको हम लोग कहते हैं वेज, इस वेज में एक ब्लॉक रखा है कुछ इस तरीके से और वो स्लाइड डाउन हो रहा है नीचे, तो जो हमें देखिए इंपॉर्टेंट होता है, सिचुएशन कैसे भी हो, फोर्सेस कैसे भी दिए हो, कुछ भी दिए हो, हमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें एक्सेलरेशन पता हो, और एक्सेलरेशन की हेल्प से फिर हम लोग बाकी चीजें निकाल लेंगे। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो देखिए इस ब्लॉक में mg इधर एक्ट हो रहा होगा। अब क्योंकि इस पे एंगल थीटा इस जगह पर है, ये वाला एंगल हमारा थीटा के बराबर हो जाता है। क्योंकि वैसे अगर आपको ये समझ पे नहीं आ रहा तो कुछ इस तरीके से समझिए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ओके, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रही, तो इसका भी एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर इसका 90 माइनस थीटा हुआ और ये वाली लाइन और ये वाली 90 होती है तो ये ऑब्वियस सी बात है थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ इसको समझिए। इधर mg, और क्योंकि इधर थीटा तो ये निकल कर आ जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। यहाँ पर अगर हम ये माने कि इस पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है या हम इस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स दोनों को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है। वैसे तो यहाँ पर परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है, तो परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, बट ये हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स में कुछ अलग सी चीज नहीं आएगी, बस इसी का ही जो एक्सप्रेशन होगा वो म्यू एन के बराबर हो जाएगा, जहां पर जो एन है वो इस सरफेस के नॉर्मल जो इस ऑब्जेक्ट में एक्ट हो रहा है वो वाला फोर्स है, और क्योंकि इस डायरेक्शन पर कोई मोशन नहीं होगा तो ये वाला फोर्स mg cos थीटा के बराबर होगा। क्लियर। तो यहां से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख सकते हैं और वहां से फिर एक्सेलरेशन को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है कि मान लीजिए कि एक वेज है कुछ इस तरीके का, तो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ मूवेबल वेज, कि एक जो ये वेज है वो मूव कर सकता है। इस वेज का मास कितना है, कैपिटल M। अभी जो पिछला सिचुएशन थी, जो पिछली सिचुएशन थी उस पे ये वेज मूव नहीं कर सकता था, जबकि यहां पर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ये वेज, और इस पे मास कितना है, कैपिटल M है। और उसके बाद फिर विच इन टर्न इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, और ये खुद में एक स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है अगर, यानी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है F, कैपिटल F फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द ब्लॉक इज, तो इस वेज और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए क्या होगा कि हम जब इस फोर्स को इस तरीके से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम पर एक्सेलरेशन कितना है, टोटल एक्सेलरेशन,
तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये इस पूरे सिस्टम को हम मान लें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये मास हो गया कैपिटल एम और ये हो गया स्मॉल एम, तो कैपिटल एम प्लस एम से हम लोग फोर्स को डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन के बराबर निकल कर आ जाएगा। या फिर इसको कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस एम इंटू ए हो जाएगा, और ये जो ए है वो ए हमारा जी टेन थीटा के बराबर निकल कर आ जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा ये जो ए है वो जी टेन थीटा के बराबर निकल कर आएगा, और मतलब एक आपका ए जो है वो इधर से निकल कर आ जाएगा, ये ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, क्लियर। और ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई कैपिटल एम प्लस एम, इस तरीके से चीजें निकल कर आ जाएंगी, और इन्हीं की हेल्प से बाकी के जो प्रोसीजर है वो पिछले वाले की तरह ही है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये जो ए निकल कर आया ये वेज और ब्लॉक को मिलाकर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। पिछले वाली सिचुएशन पर यहाँ पर सिर्फ ए इसके लिए लिखा हुआ था, यहाँ पर ए दोनों के एक्सेलरेशन को मिलाकर है। बाकी जब इसको हम लोग निकालेंगे तो इसके एक्सेलरेशन को हम लोग बाकी चीजों को कंसिडर करते हुए वैसे निकालेंगे जैसे पहले किया था। ठीक है, इसमें एक और फोर्स कंसिडर कर लेंगे कि इस डायरेक्शन पर एम ए फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी से कनेक्टेड है सेम एक्सेलरेशन से, इस पे भी उतना ही एक्सेलरेशन है, इस पे भी उतना ही एक्सेलरेशन है, तो इस बॉडी पर हम लोग मान लेंगे कि एक और फोर्स इसके रिएक्शन में इधर एक्ट हो रहा है एम ए, क्योंकि इस डायरेक्शन पर हम लोग एफ फोर्स लगा रहे थे, उससे निकल कर आया एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा एक अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स एम ए को लगाने के लिए। बस इतनी की ही जरूरत होती है, और इससे ही हम लोग सारी चीजें निकाल लेते हैं। एक और सिस्टम होता है हमारे पास, जैसे कि ये फॉर अ ब्लॉक सिस्टम सोन इन द फिगर, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो होगा, जैसे कि ये तीन ब्लॉक हैं वो उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया और इधर से एक फोर्स एफ लगाया गया। तो जब हम एफ फोर्स लगाएंगे और तीनों का ही एक्सेलरेशन निकालूंगा, देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस तरीके की सिचुएशंस ले रहे हैं तो जो भी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं या यहाँ पर कंस्ट्रेंड है उनमें, उन सभी में क्या है एक चीज कि हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा, उस पे एक्सेलरेशन तीनों में एक सेम एक्सेलरेशन मौजूद है। खुद में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है किसी एक की अगर हम लोग निकाले, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इसकी एक ही वैल्यू निकल कर आती है, यानी कि जितना एक्सेलरेशन इसमें निकल कर आएगा उतना ही इस पे और उतना ही इसमें। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा इनका वो निकल कर आ जाएगा इतना, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। आगे बढ़ते हैं, और इसमें अब इन दो स्ट्रिंग पर दो टेंशन हमारे एक्ट होंगे। ये T1 टेंशन इधर भी एक्ट होगा और T1 टेंशन इधर भी होगा, ये इधर होगा ये भी इधर होगा। अभी देखिए शुरुआत में बताया था, इसी लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एक तरीके से इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट करते हैं और इंटरनल फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जैसे T1 के लिए निकालें तो ये हो जाएगा कि T1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू ए हमने निकाल लिया है, और M2 प्लस M3 इंटू ए कर देंगे, जिससे कि हमारा टेंशन 1 निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग देखें इस जगह पर T1, तो इस T1 को इन दो ब्लॉक्स को खींचना पड़ रहा, तो दोनों किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ए से, दोनों ही एक्सेलरेशन ए से जा रहे हैं, तो M2 प्लस M3 इंटू ए कर दिया तो टेंशन हमारा निकल कर आ जाएगा, और ए की तो वैल्यू निकाल ही ली, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरीके से T2 को अगर देखें तो T2 यहां पर क्या हो जाएगा कि T2 को अगर आप देखिए तो T2 को इसको खींचना पड़ रहा, इस वजह से T2 आ रहा, तो इसको खींचने की वजह से T2 आ रहा है, तो इस पे कितना एक्सेलरेशन है ए, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा M3 इंटू ए, यानी कि F इंटू M3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अभी हम लोग ने एक्सेलरेशन तो निकाल ही लिया था, और उस तरीके से ये चीजें जो है वो निकल कर आ गई। ठीक है, ये सेम इस डायग्राम को यहाँ पर एक एज अ थ्योरी की तरह से लिखा गया है बनाकर। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि जो फोर्स लग रहा है वो अब इस डायरेक्शन पर लग रहा है। ठीक है, बाकी चीजें जो यहाँ पर डायग्राम बनेगा वो सेम ही रहेगा, इसके जैसा ही रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि जो फोर्स अब यहाँ पर लग रहा है वो यहाँ ना लगकर इधर लगेगा इस पूरे सिस्टम पर। तब क्या होगा, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा इतना ही निकल कर आएगा जितना पहले वाले केस में था, बट जो टेंशन की वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो T1 होगा ये वाला,
ये सिर्फ और सिर्फ आ रहा होगा किस कारण से, इस m1 की वजह से। तो ये बन जाएगा m1 इंटू ए, और ए की वैल्यू हमारी कैपिटल F बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। और जो यहाँ पर T2 होगा, T2 अब बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, और ए की वैल्यू F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 है, तो यहां से T2 निकल कर आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं अब, और एक और सिचुएशन को देखते हैं कि जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से हैंग्ड होता है। तो फॉर अ ब्लॉक सिस्टम सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एज शोन इन द फिगर, जो एक्सेलरेशन है सिस्टम का, मान लीजिए कि वो क्या है, 0 है, एक्सेलरेटेड नहीं है, तब टेंशन कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए, इस पॉइंट पर जो टेंशन निकलेगा वो निकल रहा है क्योंकि ये तीनों हैंग्ड है उससे, यानी कि इन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको सपोर्ट करने के लिए। यानी कि इन तीनों को ही हम कनेक्टेड अगर माने तो हो जाएगा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, और तीनों ही नीचे g की तरफ एक्सेलरेट हो रही हैं, g से नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही हैं। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। अब आगे आता है कि हम दूसरा अगर यहां पर T2 फाइंड करने की कोशिश करें, तो देखिए T2 किसको सपोर्ट कर रहा है, T2 जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, T2 तब जनरेट हो रहा है जब उसको कोई नीचे से खींच रहा है ऐसे। तो T2 सपोर्ट कर रहा है इन दो चीजों को, तो ये निकल कर आ जाएगा इन दोनों का टोटल मास, तो m2 प्लस m3 और नीचे g। इसी तरीके से जब T3 को देखेंगे तो T3 सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, m3 की वजह से, T3 इज इक्वल टू m3 इंटू जी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कि आपको इनकी हेल्प चाहिए होती है। तो हमें जब ये सारी चीजें याद होंगी तो जल्दी से आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि समय बचाना होता है, और जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और सिचुएशन को लेते हैं जहां पर कि हमारे पास इस कुछ इस तरीके का पुली वाला सिस्टम है। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम है। तो फॉर अ ब्लॉक सिस्टम एंड अ पुली एज शोन इन द फिगर, जो एक्सेलरेशन होगा ए, इस जगह पर ये एक्सेलरेशन, वो देखिए क्या है कि ये चीज यहां से ऐसे कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, और इसको एक ही मानेंगे कि यहां से ये एक तरफ ऐसे कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये एक कंस्ट्रेन्ड मोशन है कि ये एक इधर से इधर तक बंधा हुआ है, तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगा। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि उस पर भी कंस्ट्रेन्ड मोशन ही था कि एक्सेलरेशन सेम रखना पड़ता था हमको। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बस इतना थोड़ा सा अंतर है कि m1 और m2 जा रहे हैं नीचे और ये m3 जा रहा है ऊपर। इसके कारण से एक हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की निकल कर आएगी कि m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, ये निकल कर आ गया एक्सेलरेशन। फिर आता है कि ये जो टेंशन T1 होगा वो कितना होगा, तो टेंशन T1 जो होगा वो हमारा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो मास हो गया m1, मास हो गया m1, और इस पे हम लोग यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 2m1 m3 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो जो T2 निकल कर आएगा हमारा, वो T2 कितना हो गया, इतना हो गया, T2 इज इक्वल टू 2m3 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। उसके बाद अगर हम टेंशन T को निकालें, ये जो यहाँ पर टेंशन T है उसको अगर हम लोग फाइंड करें, तो ये टेंशन T कितना हो जाएगा, क्योंकि इस ये इधर T2 इधर एक्ट हो रहा है, T2 इधर एक्ट हो रहा है, तो ये T2 के दो गुना हो जाएगा। यानी कि इस जगह पर जो टेंशन आएगा, कि मान लीजिए किसी स्ट्रिंग या रोप से अगर बंधा हुआ है या कोई किसी भी चीज से यहाँ पर बंधा हुआ है, तो जो T जनरेट होगा वो हो जाएगा इसके दो गुना T2 के, जो कि हो जाएगा 4m3 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और अरेंजमेंट को देखते हैं जहां पर कि मास हमें दे रखा है कैपिटल M, और इधर स्मॉल m, इधर m1 और इधर स्मॉल m2। ये सब एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। बस ध्यान हमें यहाँ पर देना है कि इधर से इधर तक स्ट्रिंग में एक ही स्ट्रिंग यूज की गई है, और इधर से भी इधर एक ही स्ट्रिंग यूज की गई है। ये जो पुली है वो हमारी फ्रिक्शनलेस पुली है, और जो स्ट्रिंग्स है वो नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग्स है, यानी कि उनके मास को कंसीडर नहीं करना। जो m1 दिया गया है वो ग्रेटर देन m2 दिया गया है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ये आपस में बंधे हुए हैं, सब तीनों कंस्ट्रेंड है। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M।
टेंशन जो T1 होगा उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी M1 इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 2M2 इंटू M1G डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2। जो टेंशन T2 होगा यानी कि इस स्ट्रिंग पर, वो बन जाएगा M2 इंटू जी प्लस ए, और ये बन जाएगा कैपिटल M प्लस 2M1 इंटू M2G डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2। ये होगी क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब, और एक और सिस्टम को देखते हैं जहां पर कि कुछ ऐसा वेज दिया हुआ है, और इस वेज में हमें मास इधर M2 और इधर M1 है, और इधर एक पुली है, और ये जो पुली है वो कैसी है, एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ये जो वेज है या प्लेन कह लीजिए, वो कैसा है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। तो जो नेट एक्सेलरेशन यहां पर निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, M1 माइनस M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, अगर M1G ग्रेटर देन M2G साइन थीटा है तो, यानी कि M1G जो होगा इस डायरेक्शन पर फोर्स, वो M2G साइन थीटा से बड़ा होगा अगर, तो एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन पर होगा, और उसकी वैल्यू इतनी निकल कर आ जाएगी। आगे चलते हैं अब इसी में, तो यहां पर अगर अल्फा हमें फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा M2 साइन थीटा माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और ये अल्फा क्या है, हमारा एक्चुअली एक्सेलरेशन ही है, ये हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन कंसिडर किया है, और ये जो ए है उसको मान लिया है कि ये अपवर्ड में हो रहा है, और अल्फा को मान लिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर हो रहा है। ठीक है, ओके, इस पे और कुछ नहीं है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा M2 साइन थीटा माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये तब कंडीशन पर है जब M1G जो हो वो कम हो, यानी कि जो इसके ऊपर रखा हुआ है स्लोप, इस वेज के ऊपर या एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, वो मूव कर रहा है नीचे। तो जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो हो जाएगा M1 इंटू जी माइनस ए, और बन जाएगा M1 M2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2। यहां पर एक और सिस्टम है कि फॉर अ पुली एंड ब्लॉक सिस्टम ऑन अ स्मूथ डबल इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक क्या था, हमारे पास सिंगल इंक्लाइंड प्लेन था, कुछ ऐसा था, और ये चीज यहाँ पर ऐसे आकर लटकी हुई थी। अब यहाँ पर दोनों तरफ ही कुछ इंक्लिनेशन है, इधर θ1 और इधर θ2। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा a इज इक्वल टू M2 साइन θ2 माइनस M1 साइन θ1 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। किस कंडीशन के लिए, जब θ2 हमारा ग्रेटर हो θ1 से, और M2 जो हो, M2 ये इसका मास, वो ग्रेटर हो M1 से, उस केस में ऐसा एक्सेलरेशन होगा। और जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में यहाँ पर, वो हो जाएगी M1 M2 ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और इसी में ही अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग अब इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, यहीं से हमारा निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि क्या हो, एक किसी पॉइंट पर एक्ट हो रहा हो। तो इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो दे और ऑल कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस इज दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब इनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमारा कितना हो जाए, जीरो, यानी कि एफ नेट कितना हो, जीरो, या फिर कह लीजिए कि एक्स डायरेक्शन पर जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो, वाई डायरेक्शन पर जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो, और जेड डायरेक्शन पर जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो। ठीक है, ये होता है। फिर आती है हमारी एक लामीज थ्योरम। इस पे क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि कोई एक इंसान है और वो ऐसे खड़ा हुआ है, ओके, कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ है, और इसके हाथ इधर बांध दिए गए। तो इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg एक्ट होगा, इधर एक टेंशन एक्ट होगी रोप में, और इधर एक टेंशन एक्ट होगी रोप में। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन पर मान लीजिए कि इधर एंगल अल्फा, इधर गामा है, उधर बीटा है। तो जो p डायरेक्शन पर होगा फोर्स, उसके लिए हो जाएगा p डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू r बाई साइन गामा। ये निकल कर आ जाएगी हमारी इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं अब फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए, फ्रिक्शन पता है आपको क्या होता है। तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्लाइड्स और रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी और टेंड्स टू डू सो, वो एक्चुअल में मूव करे या सिर्फ टेंड करे मूव करने का,
तो ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, इनके बीच में मान लीजिए कि जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स एक्ट होने लगता है उस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे, जिसको कि हम लोग फ्रिक्शन या फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन बोलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द सरफेस इन कांटेक्ट, यानी कि अगर ऐसे सरफेस हमारी है तो जो फ्रिक्शन होगा वो तो या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन क्या है। तो इसमें जो हमारा फ्रिक्शन है वो कुछ दो तरीके के हम लोग इसको मान सकते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन में ही आती है एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो एक बॉडी और जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है उनके बीच में लग सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट एंड अ फोर्स एक्ट्स टू मूव इट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि रखा हुआ है और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन पर, जिसके कारण से अपोजिट डायरेक्शन पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा और ये बॉडी मूव नहीं कर रही बट टेंड टू मूव है। उस केस में एक जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि वो फ्रिक्शन कैसा है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी कि आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं जैसे जैसे उसको बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है। बट इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप जितना फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी को मूव करने के लिए फ्रिक्शन उसको उतना मतलब लगाता जाए, वरना इस हिसाब से तो कोई बॉडी मूव ही नहीं करती। तो एक लिमिटेशन होती है फ्रिक्शन की कि उससे ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। तो इट इज द लिमिटिंग यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग इट्स मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक कार है, उसको आप धक्का लगा रहे हैं, नहीं मूव कर रही, दो ने लगाया नहीं मूव करी, तीन ने लगाया नहीं मूव करी, चार ने लगाया, कार ने जस्ट मूव ही किया। तो वो जो चार लोग का फोर्स है, वो जो फोर्स लग रहा है वो है उतना मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन उस टायर और उस जो रोड के बीच में मौजूद है। क्लियर? अब देखिए द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ, ठीक है, ये एफ लिमिटिंग एफ एल ऐसे लिखा हुआ है ये सब स्क्रिप्ट में। तो द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल जो भी एक्ट हो रहा होता है इस बॉडी के इस जिस सरफेस पे रखा है उसकी वजह से। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल वर्ड्स पे बोलते हैं म्यू। ठीक है, ये निकल कर आ जाता है। उसके बाद एक और तरीके का फ्रिक्शन हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कि बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि अब बॉडी ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो आपने महसूस किया होगा कि बॉडी को स्टार्ट कराना तो मुश्किल होता है, बट एक बार अगर बॉडी मूव करने लगे, स्लाइड करने लगे, तो उसको मूव कराते रहना आसान होता है। क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फ्रिक्शन बढ़ा 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 एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया और उसके बाद बॉडी मूव कर गई, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है घट जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू को रीच कर लेता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है कि पहले तो फ्रिक्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और बढ़ने के बाद वो एक वैल्यू को रीच करता है, उसके बाद यहाँ से डिक्रीज होता है थोड़ा सा और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू बनी रहती है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और एफ के बाई एन को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बस यहाँ पर इसकी अलग वैल्यू होती है, बाकी जो डिफाइंड है वो बिल्कुल वैसे ही डिफाइंड है जैसे पहले होता है। जो म्यू के होता है वो लेस देन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, हमेशा ही जो म्यू के होता है वो म्यू एल से बोल लीजिए कि लिमिटिंग फ्रैक्शन जो था उससे हमेशा कम ही होता है, जैसे मैंने ग्राफ बनाकर दिखाया था उसमें भी आपने देखा। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी ऑफ सिमेट्रिक शेप, जैसे कि व्हील है या सिलेंडर है या डिस्क है, वो किसी दूसरे बॉडी में रोल करे। तो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सेम चीज ही है। तो फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल ही होता है, और यहां से ये निकल कर आ जाएगा एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन बाई आर। ठीक है, और एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर एन। ठीक है, तो कांस्टेंट म्यू आर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन
और इसकी जो यूनिट होती है वो लेंथ की यूनिट के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि रोलिंग के समय हम यहाँ पर आर को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, रेडियस ऑफ द व्हील, क्योंकि जो भी चीज रोल कर रही है उसकी रेडियस दी होती है। तो एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन बाई आर, और एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू कैपिटल एन बाई आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, रेडियस के। जैसे कोई भी व्हील है तो उसका जितना ज्यादा रेडियस होगा, जो फ्रिक्शन होगा उतना कम होगा। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन उतना कम होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकलकर आ जाता है। क्लियर? और एक खास बात यह है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इस रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी डायमेंशन लेंथ की होती है। बाकी अगर हम इसके म्यू के या म्यू एल की बात करें तो इनकी डायमेंशन हमारी नहीं होती है, जबकि इस रोलिंग फ्रिक्शन की डायमेंशन होती है म्यू आर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी इस पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो डायमेंशन है वो लेंथ है, या इस पे से किसकी डायमेंशन लेंथ है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, और जो म्यू आर होता है मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो ये म्यू के और म्यूएल दोनों से ही कम होता है। आपने देखा होगा किसी बॉल को या एक बड़े से व्हील को मूव कराना आसान होता है। द वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द वियर एंड टियर एंड एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग्स होते हैं जो पहियों वगैरह में लगाया जाता है, या कोई भी चीज जो रोटेट कर रही हो तो उस पर लगाया जाता है, जिससे कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए। इसमें अब कुछ सिचुएशंस देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा which the resultant are of the force of limiting friction FL and normal reaction and subtend with the normal reaction। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया इसका, नॉर्मल का और फ्रिक्शन फोर्स का। तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है, जैसे हमने एक फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पर FL आया। तो FL और ये जो नॉर्मल है इसके बीच में जो हम लोग क्या लेते हैं, देखते हैं कि एंगल कितना बन रहा है, और उस पे तो ये जो बनेगा वो इस तरीके से कुछ 90 डिग्री बनेगा। अब यहां पर हमने इसका और इसका एक रिजल्टेंट निकाला आर, तो इस आर और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बनता है, वो हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि यहां से अगर हम लोग देखें तो जो म्यू होगा इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच का, जो म्यू होगा वो tan थीटा के बराबर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। आगे चलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, तो उसमें क्या कैसे होगा, कैसे स्लाइड करना चालू कर देगा। तो एक हमारे पास एंगल आता है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज इज द लीस्ट एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal such that the given body placed over the plane just begins to slide down without getting acceleration। यानी कि आपने ऐसा कभी किया होगा कि मान लीजिए कि एक कोई आपने कॉपी ली और कॉपी के ऊपर इरेजर रख दिया, और उस इरेजर को रख के आपने कॉपी को एक तरफ से उठाया, तो इरेजर क्या होगी, पहले नहीं लुढ़केगी नहीं लुढ़केगी नहीं लुढ़केगी, फिर आपने उसको काफी ज्यादा जब उठा दिया तो इरेजर जो होती है वो लुढ़क जाती है। या फिर आपने एक पेन रख दिया और फिर आपने क्या किया, जो कॉपी है आपने एक तरफ से उठाई, एक तरफ से फिक्स रखी और एक तरफ से आप उठाते गए, तो जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा समय है जहां पर कि जो ऑब्जेक्ट है बिना किसी एक्सेलरेशन के क्या करे, नीचे तरफ गिरता चला आए, उसे हम बोलते हैं कि वो जो एंगल है प्लेन का विद द हॉरिजॉन्टल वो है एंगल ऑफ रिपोज। तो द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हेंस वी कंक्लूड दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज फाई। इससे हमारा F1 इज इक्वल टू mg साइन फाई निकल आएगा, और n जो है वो mg कॉस फाई निकल कर आ जाएगा। तो F1 बाई कैपिटल N हो जाएगा tan फाई, और F1 बाई कैपिटल N हो जाएगा म्यू एस, या फिर कह लीजिए इसके बराबर। तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इनके जितने भी एप्लीकेशन हैं, एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग आगे देखेंगे अगले वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें। तो द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज एज सोन इन द फिगर। ये ब्लॉक है, इसमें इधर नॉर्मल है, इधर mg है, इधर एक फोर्स F एक्ट हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन पर म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो जो एक्सेलरेशन बनेगा इस डायरेक्शन पर वो बन जाएगा कितना,
ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस एफ, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसके अपोजिट डायरेक्शन पर स्मॉल एफ एक्ट हो रहा है, तो कैपिटल एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम हो गया। स्मॉल एफ जो होगा वो हो जाएगा म्यू एम जी। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल है वो एम जी के बराबर हो, क्योंकि इस डायरेक्शन पर कोई मोशन नहीं है, तो ये और ये बराबर है, तभी इक्विलिब्रियम में है। तो कैपिटल एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम हो गया। यहां से ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ बाई एम माइनस म्यू जी, जहां पर जो म्यू है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फिर आता है एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर इज गिवन बाई। अब देखिए, जैसे पिछले केस में हम लोग ने जब एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं किया था, तो यहां पर भी कोई फोर्स हमने नहीं माना था, लिखा भले ही था, बट हम ये मान रहे थे कि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो फिर कैसे सिचुएशन होती है? मान लीजिए कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अगर दिया होता, तो ये हो जाता म्यू एन के बराबर, तो एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ जाता जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। यहाँ पर अल्फा इंक्लिनेशन एंगल माना है इस प्लेन का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। रिटार्डेशन ऑफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर इज ए इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। मान लीजिए कि क्या हो कि इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन पर, तो फिर क्या होगा उस केस में? जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा है। इस पे हम लोग ने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझा, कॉन्स्टेंट मोशन के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन यानी कि जो कनेक्टेड बॉडीज थी उनके बारे में समझा, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स टू अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। इन सभी चीजों को हम लोग ने पढ़ी है। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इनके आगे जो लेक्चर्स आएंगे उस पे हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।